Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, इस बार आपके बोर्ड ने RBSC बोर्ड के द्वारा आपकी पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपलोड किए गए हैं साइट पर और उसी की सहायता से आप अपने पेपर जो हैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देखते हैं क्विक रिव्यू प्रश्न बैंक कक्षा 12 अंग्रेजी। शुरू करने से पहले हम इस पे देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या आएगा। 2 तो अनसीन पैसेज आएंगे, फिर विज्ञापन आएगा एक, और नोटिस या डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर या अगेंस्ट में, यानी आपको किसी विषय के बारे में या पक्ष में या विपक्ष में आपको लिखना होगा। और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी नोटिस, इनविटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आपको चॉइस मिलेगा। एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली आएगा। रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग में चॉइस है आपके पास। फिर लेटर राइटिंग भी है। लेटर राइटिंग में बिजनेस लेटर, पर्सनल लेटर्स और जॉब के लिए जो आप विद CV आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 12 के लिए जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके मिल जाएंगे, चाहे वो इनविटेशन के लिए हो चाहे लेटर राइटिंग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। फिर ग्रामर पोर्शन है आपका, क्लॉज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स एंड कंजंक्शंस। फ्रेजल वर्ब्स भी आपको कुछ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज के सहित हैं तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा। फिर आएगा आपका फ्लैमिंगो प्रोज एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब जो आपकी फ्लैमिंगो पुस्तक है उसमें से एक स्टेंजा पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर फ्लैमिंगो के प्रोज जो पार्ट हैं उनके प्रश्न उत्तर। फ्लैमिंगो में जो पोइट्री है, आपके कोर्स में इस बार 5 ही पोएम्स हैं, तो वो उनके प्रश्न उत्तर आएंगे। और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 पोएम में से चॉइस मिलेगा। देन विस्टाज पुस्तक है। विस्टाज में से आपको ध्यान रखना है कि आपका न्यू टाइप भी आता है। तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं आपका कोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे द थर्ड लेवल, इसका न्यू टाइप। वीडियो को हम टुकड़ों में बनाएंगे जिससे कि आप जल्दी से तैयारी कर सकें, क्योंकि ये पहला वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। द नैरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ। यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम पूछा है। सेंट्रल जंक्शन, सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या ग्रैंड स्क्वायर जंक्शन। तो आंसर है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसके बारे में उसने बात की थी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, आपको नाम भूलना नहीं है। GCS आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल। कौन बात करता था थर्ड लेवल की हमेशा? डेविड, सैम, जॉन या चार्ली। तो जो इसका नैरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो जिसे कहा जाता है, वो कौन है इस लेसन में? चार्ली है। तो जो चार्ली है वही इसकी बात किया करता था। यहाँ पे सैम जो है, सैम उसका मित्र था जो कि डॉक्टर था। द थर्ड लेवल वॉज, थर्ड लेवल एक्चुअली था क्या? अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल। रियल का मतलब क्या वो वास्तविक था? नहीं, वास्तविक नहीं था। अब बस स्टैंड, तो बस स्टैंड तो बिल्कुल भी नहीं था। एयरपोर्ट भी नहीं था। एन इमेजनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो एक इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चार्ली गॉट अ लेटर फ्रॉम। चार्ली को किससे लेटर प्राप्त हुआ था? हिज वाइफ, हिज फ्रेंड, हिज असिस्टेंट, हिज ग्रैंडफादर। तो उसे उसके मित्र सैम के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था। एक्चुअली जिन बच्चों ने कहानी भूल गए हैं तो आपको बता देते हैं। चार्ली जो हीरो है वो सिटी में रहता है। सिटी में इतने तनाव है, उसको स्ट्रेस है कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। इमेजिनरी दुनिया, काल्पनिक दुनिया वो बना लेता है और उस काल्पनिक दुनिया में खुद जाना चाहता है। और यह बात अपने मित्र सैम जो कि साइकेट्रिस्ट है उसको वो बताता है। लेकिन होता क्या है कि सैम
खुद ही उस काल्पनिक दुनिया में विचरण करने लग जाता है। तो वहाँ से वह उसको चिट्ठी लिखता है चार्ली को। तो हिज फ्रेंड सैम, कौन से मित्र था? सैम ने उसको चिट्ठी लिखी थी। किसको लिखी थी? चार्ली को लिखी थी। What was the date on the newspaper which Charlie saw at the third level? चार्ली खुद कितनी बार गया था वहाँ पे? थर्ड लेवल से ट्रैवल करता हुआ एक बार वहाँ पे पहुँचा था चार्ली थर्ड लेवल पे। तो उसको वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता है, उस पर वो तारीख देखता है और तारीख क्या लिखी हुई थी? उस पर लिखी हुई थी तारीख 11 जून 1894, 11 जून 1894। The letter which Charlie received from his friend Sam। अब यहाँ पे आपको दो तारीखें याद रखनी है कि अखबार जो उसने देखा था उस पर क्या तारीख थी, और सैम जो बाद में चला गया था वो क्या तारीख थी? तो वो थी जुलाई 1894। तो इन दोनों में आप गैप ध्यान रखिएगा। जब वो चार्ली गया था तब 11 जून थी तारीख, और जब सैम ने वहाँ से चिट्ठी लिखी है उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी जुलाई 18। ठीक है। सैम वॉज अ हिस्टोरियन, टीचर, फिलोसोफर या साइकेट्रिस्ट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो वह एक साइकेट्रिस्ट था। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, स्ट्रेस, निमोनिया या टाइफाइड। तो उसे क्या था? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिर्फ एक स्ट्रेस का शिकार था। चार्लीज वाइफ वॉज हेलेना, रियाना, ल्यूसिया या एलिजाबेथ। तो उसकी वाइफ का नाम ल्यूसिया था। द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट। जो स्टैम्प सैम ने लगा के भेजी थी उसके ऊपर किस प्रेजिडेंट की पिक्चर थी? गारफील्ड की पिक्चर थी। प्रेजिडेंट गारफील्ड की पिक्चर उस पर थी। वॉट वॉज द टाइटल ऑफ द न्यूज़ पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल? जो थर्ड लेवल पर न्यूज़पेपर उसे देखने को मिला था उसका नाम क्या था? उसका टाइटल क्या था? तो उसका नाम था द वर्ल्ड। उसका नाम था द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का। ठीक है। According to Sam's letter, the people were singing the following song। लोग कौन सा गाना गा रहे थे? Seeing Nelly Home। यह जो गाना है वो वहाँ के लोग गा रहे थे। Sam was at the third level for 2 months, 2 days, 2 weeks, 2 years। सैम ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था चार्ली को कि वो कब से वहाँ पे है? वो 2 हफ्तों से वहाँ पर था और वो सेटल होना चाहता था वहाँ पर ही, और ग्रेन और हस्क और का काम करना चाहता था। वो अनाज से संबंधित कुछ काम करना चाहता था वहाँ पर, जो वो हमेशा से चाहता था। सेकेंड लेसन लेंगे द टाइगर किंग। द स्टोरी द टाइगर किंग इज़ अबाउट द किंग ऑफ। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार नाम इस तरीके से दे दिया जाता है आनंदपुरम एंड तो आपका जो आंसर रहेगा वो है प्रतिबंधपुरम। द टाइगर किंग बिकेम द किंग एट द एज ऑफ। किस उम्र में वो राजा बन गया था? तो वो बन गया था 20 ईयर्स में। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, large number of tigers, large number of soldiers, no tigers। तो large number of tigers in its forest, ये बी नंबर इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि उसको खुद 100 टाइगर्स उसने मारने की कसम खा ली थी और उसके खुद के क्षेत्र में उसने टाइगर्स को मारकर ख़त्म कर दिया था। तो उसको लगता है मैं ऐसे राज्य में शादी कर लूँ जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स होंगे, तो मैं वहाँ जाके शिकार करूँगा। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग। राजा ने कितने टाइगर्स का शिकार कर लिया था? 99 टाइगर्स का उसने शिकार कर लिया था। जो 100वां टाइगर था उसको वो खुद एक्चुअली मार नहीं पाया था। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स। कितने वर्ष या महीने या दिनों का था वह राजकुमार जब उसने पहली बार बोला था भविष्यवक्ताओं के सामने? वह केवल 10 डेज़ का था। 10 डेज़ आपको ध्यान रखना है, 10 दिन का था। द 100th टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास, पीपल्स पार्क बॉम्बे, पीपल्स पार्क जैसलमेर, पीपल्स पार्क धनबाद। तो वह मद्रास से लिया गया था। आपको सिटी भी याद रखनी है, पीपल्स पार्क मद्रास। ये पूरा नाम याद रखिएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीपल्स पार्क मद्रास। The 100th tiger was killed in real by the king, the diwan, the hunters,
द पब्लिक। किसने मारा था सोवियत टाइगर को? वास्तविक रूप में हंटर ने मारा था, ना कि राजा ने, ना ही लोगों ने। महाराजा कुड नॉट किल द 100th टाइगर बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड इट। वह उसे ढूंढ ही नहीं पाया। ही मिस्ड हिज टारगेट। उसका टारगेट मिस हो गया था, निशाना चूक गया था। ही बिकेम इल। वह बीमार हो गया था। ही लेफ्ट हंटिंग। उसने शिकार करना ही छोड़ दिया। तो उसका टारगेट यानी निशाना चूक गया था, इसीलिए वह उसे मार नहीं सका था। द किंग ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे। पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, कौन से बर्थडे पे वो लाया था? 3rd बर्थडे पे लाया था। वॉट वॉज इट? तो वह था एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर वो लेके आया था। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स? 10 साल में उसने कितने शेरों टाइगर्स को मार गिराया था? तो 70। इसका आंसर है 70। वेयर वॉज द 100 टाइगर कैप्ट हिडन? 100वें टाइगर को कहाँ पे छुपा के रखा गया था? तो 100वां टाइगर जो है दीवान ही लाया था पीपल्स पार्क मद्रास से, और उसने अपने घर में छुपा के उसे रखा था। तो दीवान्स हाउस। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग? डॉक्टर्स को कहाँ से बुलाया गया? जब लकड़ी के टाइगर की जो लकड़ी है, एक फांस जो है राजा के लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। वो भी मद्रास से ही आए थे। मद्रास से ही टाइगर भी आया था जो राजा मार नहीं पाया था, और मद्रास से ही ये डॉक्टर्स आए थे। The state astrologer warned the king to remain careful while hunting the 100th tiger. उसे कहा था कि जब आप 100वां टाइगर मारो तब आप बहुत ही सावधान रहना। नेक्स्ट लेसन देखेंगे चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। द ऑथर ट्रेवल टू एंटार्क्टिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। वो उस वेसल का नाम यानी शिप आपको बताना है एक्चुअली उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था एकेडमिक शोकल स्काई। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीजेस। फॉसल फ्यूल्स को जलाने से क्या होता है, क्या छूटता है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फ्लोराइन? कार्बन डाइऑक्साइड ही छूटती है। फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन है? क्लोरीन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका उत्तर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। According to the author, all forms of life are heading towards health and longevity, more development, extinction, sustainable development. तो उसके अनुसार जीवन के जो भी हम रूप अपनाते जा रहे हैं आगे से आगे, वह किस तरफ ले जा रहे हैं? एक्सटिंक्शन की तरफ, समाप्ति की तरफ। एक्चुअली वास्तविक रूप में हमें समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। एंटार्क्टिका स्टोर्स अबाउट डैश आइस, आइस मतलब बर्फ़, ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस। पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ़ है उसके टोटल का कितना प्रतिशत बर्फ़ एंटार्क्टिका पर है? तो 90% बर्फ़ जो है वो एंटार्क्टिका पर ही है। एंटार्क्टिका इज़ एन आइडियल प्लेस टू स्टडी मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। तो एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज को पढ़ने के लिए वह बहुत ही उत्तम प्लेस है। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय, यानी इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है डी। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रोग्राम को जॉफ ग्रीन ने ही लीड किया था। एंटार्क्टिका डज नॉट हैव ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी, एयर एंड वाटर। तो एंटार्क्टिका पर क्या नहीं है? बायोडाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो विशेष कोई जीव जंतु वगैरह पेड़ पौधे नहीं हैं। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग एंटार्क्टिका? अनसेटिस्फाइड, ग्रेट रिलीफ, ग्रेट सॉरो, ग्रेट फियर। उसे ग्रेट रिलीफ, आराम महसूस हुआ था। The food chain of the entire southern ocean is maintained by single-celled bacteria, virus, phytoplanktons, amoeba. तो आंसर है phytoplanktons। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंगल सेल्ड आपसे पूछा है तो उसका उत्तर है
फाइटोप्लैंक्टन्स। एंटार्क्टिका इज़ एट द अर्थ्स, एंटार्क्टिका किस तरफ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं, तो एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल की तरफ में है, हमें ये ध्यान रखना है। और उसे कितना समय लगा था लेखक को वहाँ पे पहुँचने में, ये भी आप याद रखिएगा। उसे लगभग 100 घंटे ट्रैवल किया था कार से। और किस किस में उसने ट्रैवल किया था ये 100 घंटे, कार में, एरोप्लेन में और शिप में, एंटार्क्टिका पहुंचने के लिए। तो कार, एरोप्लेन एंड शिप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उसने कौन से साधन में ट्रैवल किया था या नहीं किया था, तो 3 चीज़ों में किया है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन में देते हैं बस, तो बस में नहीं किया था उसने। जल्दी से देखेंगे चौथा चैप्टर, द एनिमी। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सडाउज फादर सेंट हिम टू, डॉक्टर सडाउ को उसके पिता ने कहाँ भेजा था, यूएसए भेजा था। द नेम ऑफ डॉक्टर सडाउ वाइफ वॉज हना, डॉक्टर सडाउ की पत्नी थी, उनका नाम था हना। डॉक्टर सडाउज फादर वॉन्टेड टू सी हिम एज अ फेमस, डॉक्टर सडाउ के पिता उसको क्या देखना चाहते थे, सर्जन देखना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन 2 शब्दों में, साइंटिस्ट और सर्जन में। सर्जन यानी कि जो व्यक्ति ऑपरेशंस करता है, सर्जरीज करता है, वह उसे बनाना चाहते थे। सडाउ एंड हना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन जापान, चाइना, रशिया या अमेरिका। वो अमेरिका में मिले थे, जबकि दोनों थे किस देश के, वो जापान के थे, ये याद रखना है। सडाउ एंड हना दोनों ही पति पत्नी जो डॉक्टर हैं वो कहाँ के थे, वो जापान के थे, लेकिन वो मिले कहाँ पे थे, अमेरिका में। और क्या कर रहे थे अमेरिका में, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गए थे। एट द कैप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, उन्हें एक सैनिक मिलता है उनके घर के आगे समुद्रों में बहता हुआ, तो वह दुश्मन की सैनिक सेना का होता है, उसके ऊपर लिखा होता है यूएस नेवी। सडाउ सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, आप यहाँ पे आपको पढ़ के उत्तर देना है, तो हमारा काम है आपको समझाना, हम आपको समझाते हैं अभी। पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ही टुक एजुकेशन इन अमेरिका, वह उसे इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसने अमेरिका में शिक्षा ली थी। ही एक्सपेक्टेड सम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको लगता था इससे उसे कोई राजनीतिक या आर्थिक फ़ायदा मिल जाएगा शायद। ही कुड नॉट रिकग्नाइज, रिकग्नाइज का अर्थ होता है पहचानना, द नेशनलिटी ऑफ द सोल्जर, उसे पता ही नहीं था कि वो जो जिसकी सहायता कर रहा है वो कहाँ का सैनिक है। ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो, और वह अपने जो डॉक्टर का पेशा है, उसका जो कार्य है, मूल कार्य व्यक्ति की जान बचाना, उससे प्रेरित हुआ था। तो यह कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उसे पता भी था कि वो दुश्मन सेना का है, तो उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूमी किसका नाम था, अमेरिकन सोल्जर, गार्डनर एट सडाउज हाउस, मेड सर्वेंट एट सडाउज हाउस, गार्डनर का मतलब होता है माली, तो माली नहीं था। कैट एट सडाउज हाउस, बिल्ली, बिल्ली भी नहीं थी, वह थी उसकी मेड सर्वेंट। व्हाट डिड सडाउ कॉल हिज पेशेंट्स, पेशेंट्स का मतलब होता है मरीज, वाइल ऑपरेटिंग देम, वह अपने मरीजों को क्या कह के बुलाता था, डियर पेशेंट, माई फ्रेंड, माई डियर या डियर ब्रदर सिस्टर, तो वह उन्हें माई फ्रेंड कह करके पुकारता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था, जिल, टॉम, जॉन, निक्सन, तो उसका नाम टॉम था। हना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, हना ने किसको कहा था, उस सैनिक के, जो घायल सैनिक है उसके घाव को धोने के लिए यूमी को कहा था, जो उनकी मेड सर्वेंट है, वो एक्चुअली वहाँ पे उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखी गई है महिला। वॉश द वूंड ऑफ द सोल्जर, तो वॉश यानी धोना और वूंड का अर्थ होता है घाव, वॉश मतलब धोना और वूंड मतलब घाव, तो इसका ए उत्तर है। What was the reaction of Sadau's family servants? Servants मतलब नौकर, when he decided to help the soldier. जब सर्वेंट्स को पता चला कि ये दुश्मन सैनिक की मदद कर रहा है, तो उनका रिएक्शन क्या था? They were unhappy and frightened.
वे उदास थे, खुश नहीं थे, ना खुश थे और डर गए थे। दे वर नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, वो ना तो खुश थे ना ही दुखी थे। दे वर हैप्पी एंड कोऑपरेटेड हिम, वो बहुत खुश थे कि डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है और उसने उसकी सहायता करी। दे वर अनटच्ड, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था कि डॉक्टर जो कर रहा है करता रहे, ऐसा रिएक्शन था उनका। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो डर गए थे कि क्योंकि ये डॉक्टर जो है दुश्मन की सेना की मदद कर रहा है, तो हो सकता है हमें भी इसकी सज़ा मिल जाए, और वो इसलिए उसका साथ नहीं देना चाहते थे। What is your opinion regarding the decisions of both Sadao family and its servants? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो समझ के उत्तर देना है। योर ओपिनियन यानी आपका क्या विचार है, किसके बारे में? ऑफ बोथ, दोनों, सडाओ की फैमिली और उसके नौकर, दोनों का व्यवहार अलग अलग था। सडाओ की फैमिली, उसकी पत्नी और वो दुश्मन सैनिक की मदद करना चाहते थे, जबकि नौकर नहीं करना चाहते थे। तो हमें दोनों का बताना है। बोथ वर एट रॉन्ग ट्रैक, दोनों ही गलत थे। बोथ वर एट राइट ट्रैक, दोनों सही थे। सडाओ वर राइट बट सर्वेंट्स वर रॉन्ग, सडाओ सही था और सर्वेंट्स गलत थे। सर्वेंट्स वर राइट वेल सडाओ वॉज रॉन्ग। तो बोथ वर एट राइट ट्रैक, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सही थे। लेसन 5 ऑन द फेस ऑफ इट। डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ, डेरी कितने वर्ष का है? 14 ईयर्स का है, 14 साल का है। डेरी एंटर्ड लैम्स गार्डन बिकॉज इट वॉज अ बिजी प्लेस, लोनली प्लेस, अट्रैक्टिव प्लेस, गुड प्लेस। वह लोनली प्लेस थी। डेरी जो है ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता है, और इसीलिए वो उस लोनली यानी कि सुनसान अकेली जगह पर गया था। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, डायबिटीज़, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, टाइफाइड। डेरी को क्या प्रॉब्लम थी कि वो अकेले रहना चाहता था, क्योंकि वो खुद को इन्फीरियर, छोटा, हीन भावना से ग्रसित था। वो हीन भावना से ग्रसित होने के कारण खुद को छोटा समझता था, मिलना जुलना नहीं चाहता था वो। Mr. Lamb had lost one of his legs in a train accident, bus accident, car accident, bomb explosion. तो आंसर है इसका बॉम्ब एक्सप्लोजन में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। Derry suffered inferiority complex because he was uneducated, ugly, very short, very thin. वह अगली था, देखने में सुंदर नहीं था। Mr. Lamb gave an example of a flower and dash, a weed, a thorn, a bud, a root, a weed. उन्होंने एक फूल का और एक वीड, जो जंगली पेड़ पौधा उग जाता है, खरपतवार जिसे कहते हैं, उसका उदाहरण उन्होंने दिया था डेरी को। मिस्टर लैम्ब वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, अ पेसिमिस्टिक मैन, अ नॉटी मैन, अ क्रूअल मैन। तो देखिए, ऑप्टिमिस्टिक का नाम मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो मिस्टर लैम्ब कैसे व्यक्ति हैं? ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति थे। According to Mr. Lamb, all people of the world have same outlook towards sufferers, different outlooks, bad outlooks, none of these. तो उनका मानना था कि अलग अलग लोगों की जो राय है वो अलग अलग भी होती है। कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं, सबका नज़रिया ये नहीं होता कि आप में कोई कमी है तो कोई अच्छाई नहीं है। वो व्यक्ति को उसके बाहरी अपीयरेंस से जज नहीं करते हैं। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आउटलुक्स। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम। मिस्टर लैम को गली के बच्चे क्या कह के बुलाते थे? लेमी लैम। लेमी, लेम से बना है लंगड़ा, ठीक है। तो उनका एक पैर क्योंकि नहीं था, टिन का पैर था। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, उनका एक पैर किसका था? आर्टिफिशियल था, टिन का। तो इसीलिए वे उसे लेमी लैम कह करके बुलाते थे। विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम? कौन सी बात इनमें से सही नहीं है मिस्टर लैम के लिए? ही कैप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, क्या वो अपने गेट खुला रखते थे? ही लाइक टू टॉक विद पीपल, उसे बातें करना बहुत पसंद था। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ रोड एक्सीडेंट, उनका जो पैर है रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था? नहीं, बॉम्ब एक्सप्लोजन हमने पढ़ा है, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में उनका पैर चला गया था। डेरीज़ मदर हैड डैश टूवर्ड्स मिस्टर लैम, डेरी की माँ की क्या भावनाएं थी मिस्टर लैम के प्रति? गुड फीलिंग्स,
बैड फीलिंग्स, नीदर गुड नॉर बैड, नन ऑफ दीज बैड फीलिंग्स। डेरी की माँ की कोई बहुत अच्छी भावनाएं नहीं थी, क्योंकि वो भी बाकी लोगों की तरह उन्हें उनकी कमजोरी के कारण ही जज किया करती थी। डैरीज पेरेंट्स वर वरिड अबाउट डैरीज फ्यूचर, वर नॉट वरिड, चिंतित थे, नहीं चिंतित थे। वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर सन्स कंडीशन, उन्हें संतुष्टि थी कि ठीक है बच्चा। नन ऑफ दीज, और इसका उत्तर है वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर सन्स कंडीशन, सेटिस्फाइड थे वो। न्यू टाइप हमने देख लिया विस्टास का। यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच दिए हुए हैं, तो हम जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब के बारे में हमें बताना है, तो बहुत सरल तरीके से आपको बताया गया है। वन ऑफ हिज लेग्स इज़ मेड ऑफ टिन, उनका जो एक पैर है वो टिन का बना है। बट ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, उसके बावजूद वे एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। He defeats his loneliness by keeping himself busy in the garden. Defeats his loneliness यानी he never feels lonely. वो अकेलापन नहीं महसूस करते थे, उसे हरा दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो खुद को बिजी रखते थे। He is a nature lover. प्रकृति प्रेमी है वो। He loves his garden. He loves birds and bees. उसे पक्षी, मक्खियाँ और जो तितलियाँ वगैरह घूमती थी उसके बगीचे में, वो उसे पसंद थी। हिज लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन, यानी उसका जीवन जो है बड़ा ही प्रेरणादायी है टू अदर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन। फिजिकली इम्पेयर्ड जो कि हमें विकलांग जिसे कहते हैं, उन लोगों के लिए उसका जीवन बहुत ही प्रेरणा से भरा हुआ था। ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो रवैया है ज़िंदगी के प्रति वो सकारात्मक है। टूवर्ड्स लाइफ एंड फिल्ड पॉजिटिविटी इन डेयरी, और ना केवल उनका खुद का जीवन ऐसा था, बल्कि उन्होंने डेयरी को भी अपने व्यवहार से, कहानी बता के, उदाहरण दे करके उसका जीवन परिवर्तित कर दिया था। यहाँ पे हमें डॉक्टर सडाओ का कैरेक्टर बताना है, तो डॉक्टर सडाओ के बारे में हमने पहले ही भी पढ़ा कि वो एक जापानीज़ डॉक्टर हैं, ठीक है, हु हैज़ बीन एजुकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपनी शिक्षा प्राप्त करी। एंड इज़ रिनोन फॉर हिज सर्जिकल स्किल्स, उनके जो सर्जरी, फेमस सर्जन हैं वो, ही इज़ अ फेमस सर्जन। डॉक्टर सडाओ इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसको आप और भी सरल लिख सकते हैं आप चाहे तो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ह्यूमन। ही हैज़ वेरी ह्यूमन काइंड, ही इज़ वेरी काइंड आप लिख सकते हैं। ही सेव्ड हिज एनिमी, उसे पता है कि वो दुश्मन को मदद कर रहा है लेकिन उसको वो बचाता है। एंड फुलफिल हिज ड्यूटी एज ए ट्रू डॉक्टर, और ट्रू डॉक्टर होने की अपनी जो है सच्चा एक डॉक्टर होने का जो कार्य है वो निभाता है। ही एंड हिज वाइफ हना बोथ हैड रॉयल्टी फॉर देयर कंट्री, और वो अपने देश के प्रति बहुत ही वफादार भी है। टाइगर किंग के ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, उसका अंत कैसे हुआ। वन डे द टाइगर किंग वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद अ वुडन टाइगर, एक दिन वो अपने बेटे के साथ लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहा था। इट्स सरफेस हैड रफ थिन पीसेज ऑफ वुड, और उसका जो है थिन पीसेस थे उसके किनारों पे। वन सच पीस पियर्स्ड हिज हैंड, पियर्स्ड का अर्थ होता है चुभ गया, उसके जो है हाथों में वो चुभ गया था। एंड मेड अ वूंड, वूंड का अर्थ आपको बताया घाव, विच टुक हिज लाइफ, उसके कारण उससे इन्फेक्शन हो गया और जो है उसकी मृत्यु हो गई। हाउ वॉज द 100th टाइगर किल्ड, 100वां टाइगर कैसे मारा गया। द दीवान हैड ब्रॉट हिज टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, दीवान जो है वास्तविक टाइगर लेके आया था। एंड ब्रॉट द टाइगर टू द फॉरेस्ट, और वो उसे जंगल में ले आया। फॉर द महाराजाज हंट, जिससे कि राजा जो है उसका शिकार कर सके। राजा ने शिकार भी किया। ही शॉट एट द टाइगर एंड इट फेल डाउन, लेकिन हुआ क्या था, उसको लगा टाइगर नीचे गिर गया तो वो मर गया है, परंतु उसका जो निशाना है वो थोड़ा सा चूक गया था। महाराजाज बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क, वो वास्तविक रूप में उसे नहीं लगा था। लेटर ऑन वन ऑफ द हंटर्स शॉट द टाइगर, दिस टाइम द टाइगर वॉज किल्ड, और बाद में क्योंकि जो सैनिक थे पीछे रह गए, उन्हें लगा कि ये तो मरा नहीं टाइगर, अब राजा या तो उन्हें सजा देगा या उसको कोई और वहम ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खुद ही 100वें टाइगर को मरवा दिया। तो लेटर ऑन वन ऑफ द हंटर्स शॉट द टाइगर, दिस टाइम द टाइगर वॉज किल्ड, और तब वो जो टाइगर है वो मरा था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रश्न बैंक कक्षा 12 का, जिसमें आज हमने न्यू टाइप और
किताब विस्टास को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद है वीडियो से आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।